हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे सिंपल लर्निंग टिप्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बाकी भाग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेसोल्यूशन टेक्निक्स। ठीक है, तो मैंने जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस का जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में भी दूंगी। तो आप उसे चेक करने के बाद ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में, जो है थर्ड स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो थर्ड स्टेज में ये आता है कि टकराव के इरादों को कैसे संभाला जाता है। डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस। तो पहला है, मैं थोड़ा ये स्पीड में ही एक्सप्लेन करूंगी, जल्दी में, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये पोर्शन बहुत आसान है। तो पहला आप देख सकते हैं, इसके दो डायमेंशंस हैं मेनली, असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस, मतलब मुखरता और सहयोगिता। तो पहले चलिए देखते हैं कॉम्पीटिंग। इसमें 4 फैक्टर्स जो दिए हैं वो है कॉम्पीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग। तो पहला वाला है कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग का मतलब है कि आप निश्चित रूप से, सॉरी 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 कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस का मतलब है कि आप निश्चित रूप से परवाह करते हैं कि दूसरों लोग क्या सोचते हैं। आप दूसरे पक्ष को भी पक्ष, सॉरी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा वर्ड्स को कन्वर्ट करने में थोड़ी सी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो दूसरे पक्ष की जो चिंता है, उनकी जो राय है, आप उनको कंसिडर करते हैं, वो है कोऑपरेटिवनेस, मतलब सहकारिता। अब असर्टिवनेस, मुखरता का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। तो इसके आधार पे आपके पास संघर्ष को निपटने के लिए 5 इंटेंशंस यानी इरादे हैं। मतलब सहकारिता और मुखरता के बेसिस पे आपको 5 इरादे हैं, जिसके बेसिस पे आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग का मतलब है कि मैं जीतता हूं और तुम हारते हो। जैसे मान लीजिए कारखाने में एक ट्रेड यूनियन के लोग, जो नेता है वो वेतन वृद्धि के लिए नेगोशिएट करने जा रहे हैं, और वो मांग अपने रख रहे हैं कि प्रति मंथ उनको 10,000 रुपए की वेतन वृद्धि चाहिए। और मैनेजमेंट उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको 10,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 1,000 की बढ़ोतरी हम लोग कर देंगे, इससे कुछ ज्यादा नहीं। तो बहुत सारे नेगोशिएशंस, आर्ग्यूमेंट्स सब होने के बाद मैनेजमेंट बोलते हैं कि नहीं, 1,000 रुपए हर महीने हम लोग बढ़ा देंगे, नहीं तो हम फैक्ट्री को बंद कर देंगे। तो और कोई चारा नहीं है, तो ट्रेड यूनियन एक समझौते पे आ जाता है। तो यहाँ जो है मैनेजमेंट की जीत हुई और ट्रेड यूनियन की हार हुई, वो है कॉम्पीटिंग। आप दोनों एक मतलब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन, या जो भी नेगोशिएट करते, जो भी कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में है, वो आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और वो इसमें एक की हार होती है और दूसरे की जीत। अब नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग, मतलब सहयोगिता। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां अपनी तरफ से जीतते हैं। मतलब ट्रेड यूनियन जो है नेगोशिएट करने जाते हैं 10,000 रुपए के, बहुत बार नेगोशिएट करते हैं, पहले मैनेजमेंट नहीं मानते, फिर बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद फाइनली वो मान जाते हैं कि चलिए 10% का 10,000 रुपए हम हर महीने इंक्रीज कर देंगे। तो ये है कोलैबोरेटिंग, दोनों एक समझौते पे आ जाते हैं। अवॉइडिंग मतलब टालना। मतलब वेतन वृद्धि के लिए मैनेजमेंट के पास ट्रेड यूनियन गए, उनसे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए, बार बार वो बात लेके गए तब भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए, तो फाइनली ट्रेड यूनियन ने वो बात टाल दी और मैनेजमेंट ने भी वो बात टाल ही दी। मतलब वो दोनों नेगोशिएशन के जो एक टर्म्स है वो नहीं आ पाए, तो दोनों अपने अपने तरफ गए, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड ही कर पाए कि इससे हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो वो लोग अवॉइड कर दिए। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या एक सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, नहीं ये जरूरी नहीं है कि यही स्टेजेस हो, लेकिन ये जस्ट कॉर्पोरेट सम कंपनी एग्जांपल्स है।
नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग मतलब मिलनसार, मतलब दोनों अपनी तरफ से एक जीत मिलती है। मतलब मान लीजिए ट्रेड यूनियन ने एक प्रपोजल रखा कि हर महीने उनको 10,000 रुपए चाहिए, और मैनेजमेंट ने बोला कि 10,000 रुपए तो हम नहीं दे सकते, अगर देना है तो आपको हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो फिर से मैनेजमेंट ने नेगोशिएट किया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं, कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये हम कंसिडर करेंगे, लेकिन 1-2 साल के बाद, मान लीजिए 1 साल के बाद हम लोग 10,000 रुपए इंक्रीमेंट देंगे। और वो लोग फिर से एक समझौते पे आ गए। दोनों एक 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 यूनिटी पे आ जाता है, एक अकोमोडेट करते हैं कि दोनों हाँ एग्री करते हैं कि चलिए अब नहीं, लेकिन फिर भी एक तरफ से किसी की हार होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा टकराव के साथ दोनों दोनों का मतलब जो मांगे है वो पूरी होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में दोनों पार्टियों को ही समझौता करना पड़ता है, मतलब उन्हें एक सहमति तक पहुंचना होगा। जैसे ट्रेड यूनियन ने बोला कि हमें 10,000 रुपए का महीने का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, आपको फिर 2 घंटे हर दिन काम करने पड़ेंगे। तो अगर ये मंजूर है तो हम आपको 10,000 रुपए पर महीने बढ़ा देंगे, और वो लोग कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज 4, जो कि है बिहेवियर, मतलब व्यवहार। इसमें यह होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जब नहीं होता तो क्या व्यवहार होता है, और जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है तो वो किस स्टेज तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं। फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट आता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है, थोड़ा बातचीत में टकराव आ जाता है, बहुत छोटा सा। फिर थोड़ा अगला स्टेज क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चनिंग, चैलेंजिंग हो जाता है, कि वो थोड़ी और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और ज्यादा बातचीत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है असर्टिव वर्बल अटैक्स, मतलब वो बातचीत इतनी कि बातों से ही पूरी लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। थर्ड्स एंड अल्टीमेटम, मतलब धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जब वो स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट अगला, तो और आप देख सकते हैं और भी तीव्रता आती है कि दोनों पार्टियां अपने एक विनाश स्थिति पे आ जाता है। वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो फिजिकल अटैक शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना या चेयर फेंकना, टेबल फेंकना, इस तरह सब हो जाता है। फाइनली क्या हो जाता है कि वो तीव्रता इतनी बढ़ती है कि वो दूसरे पार्टी को पूरा, मतलब उनको एक विनाश देखने के लिए तुल जाते हैं, वो पूरा उनका डिस्ट्रॉय करने के लिए तुल जाते हैं। तो ये है बिहेवियर, जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी तीव्रता कैसे बढ़ती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है आज का आपका स्टेज 5, जो कि आउटकम्स है। अब जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसमें यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका नेगेटिव परिणाम होता है, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने अगर मैनेजर की हर बात मान ली, आपने मैनेजमेंट की हर बात मान ली, तो वहां कोई क्रिएटिविटी नहीं, वो कंपनी आगे उतनी नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जो मैनेजमेंट बोलते हैं वो अगर आप हाँ पे हाँ मिल जाते हैं एम्प्लॉयज, तो वहां कोई नया चीज नहीं होता, वो पुरानी चीज जो है वही उनको फॉलो करते हैं। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसिज्म और कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाता है तो एक्चुअली ग्रुप परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला, अगर आप अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, आप ये बताते हैं कि क्या सोचते हैं, तो वहां पे एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग समझौते पे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रुप परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और जब आप हाँ पे हाँ मिलते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, किसी को कोई परवाह ही ना हो, तो क्या हो जाता है, वहां
जो ग्रुप परफॉर्मेंस है, टीम परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाता है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज, पूरा प्रोसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन टेक्निक्स पे। तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप कैसे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या लाइक कहीं पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, या आप किसी आपके खुद के बिजनेस है, कहीं पे भी आप मान लीजिए कस्टमर का कोई कंप्लेंट आता है, तो आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया। आपने कोई डैमेज प्रोडक्ट दिया, तो आप क्या उसको पैसे लौटा देंगे, या फिर आप उसको दूसरा एक प्रोडक्ट फ्री में देंगे, तो कैसे आप वो सिचुएशन हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। मतलब जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे आपको लगता है कि जब इजी काम होते हैं तो लोग आपस में बहुत झगड़ते हैं, तो इसलिए आप डेडलाइन बढ़ा देते हैं, या फिर ऐसा कोई मुश्किल काम देते हैं जिसपे जो टीममेट्स हैं उनको सिर्फ काम पे ध्यान होता है, उनको गॉसिप करने की, ना झगड़ा उसके बारे में सोचने के लिए ही आप टाइम नहीं देते हो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब मान लीजिए अगर कॉन्फ्लिक्ट मेनली है जगह, वर्क प्लेस से रिलेटेड, या वहाँ पे लोग नहीं है, या बजट से रिलेटेड, तो आप उसको बढ़ा दीजिए, बजट बढ़ा दीजिए, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म। अगर लोग नहीं है, कम लोग है और ज्यादा काम दे रहे हैं, तो आप ह्यूमन रिसोर्सेस को ज्यादा हायरिंग कीजिए। तो एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेस करने से, या रॉ मटेरियल्स कम है उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो जिस वजह से झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको आप पूरा एक्सपैंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, मैनेज कर सकते हैं। अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब जैसे मैंने पहले बताया, आप उसको टाल देंगे। कॉन्फ्लिक्ट का जो वजह है, आप उसको बेसिक जो सोर्स है उसी को ही टाल देंगे। नेक्स्ट है स्मूथिंग। स्मूथिंग मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट जो टीममेट्स के हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो ज्यादा उस काम पे ज्यादा फोकस करने के लिए आप टीम मेंबर्स को एंकरेज करेंगे। मान लीजिए कोई एक टीम मेंबर्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक को इंटरेस्ट है डेवलपिंग में, मान लीजिए आईटी कंपनी में, दूसरे को इंटरेस्ट है टेस्टिंग करने में, नहीं, दोनों को इंटरेस्ट है कोड प्रोग्रामिंग है, और आपने एक को दिया है टेस्टिंग में और आपने एक को दिया है डेवलपिंग। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन जब उनके कॉमन इंटरेस्ट जो प्रोग्रामिंग दोनों को दिए हैं, तो वो दोनों आपस में बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं, तो वो है स्मूथली। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज, जो कि पहले मैंने समझाया आपको, जैसे समझौते पे आना। अथॉरिटेटिव कमांड, अगर कुछ भी काम नहीं करता, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो आपको अपना अथॉरिटेटिव कमांड मतलब अथॉरिटेटिव वे में बात करना होगा। ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल। ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल मतलब जैसे एक टीम में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक वजह से, या एक आदमी की वजह से, तो आप उस आदमी को वहां से हटा दीजिए, या फिर जो एक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को वहां से हटा दीजिए, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे फिर से ना हो। ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स मतलब जो लीडरशिप स्टाइल है, अगर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आप उस लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर दीजिए, ताकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ग्रुप साइज की वजह से है, तो आप ग्रुप को स्प्लिट करिए, एक क्लियर टास्क दीजिए, और उस टास्क को अच्छे से कम्युनिकेट करिए, और अच्छे बेहतर रिवॉर्ड सिस्टम दीजिए। तो इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो देख सकते तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।